हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? कितने लोग आ गए हो? सिर्फ 6 हो अभी तक? बाकी सब किधर हैं? सब लोग ऑनलाइन हो जाओ जल्दी से। अच्छा, हम अब आप लोग जैसे स्पेशलाइज कर रहे हो आज के टॉपिक से, आपको लग रहा होगा लिखा हुआ है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है। और आप लोग स्पेशलाइज किस में कर रहे हो? आईसीयू सीसीयू में। ठीक है। तो आपको बेसिकली आईसीयू है क्या? सबसे पहले आप लोग मुझे ये मेल करो कि आईसीयू क्या है, मैसेज करो इसके अंदर, चैट के अंदर मुझे बताओ कि आईसीयू क्या होता है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आईसीयू से, और आईसीयू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका स्टाफ कैसा होता है, और इसमें कौन से पेशेंट्स की केयर होती है, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बताओ। मैसेज करो मुझे चैट में जल्दी से। जल्दी से रिप्लाई करें। इंटेंसिव केयर यूनिट, यूनिट फॉर हाईली सिक पेशेंट्स है, ठीक है। और आगे इंटेंसिव केयर यूनिट, हबीबा बस इतना ही? ये तो मैंने बता दिया ना इंटेंसिव केयर यूनिट है क्या। अब आप मुझे आगे बताएं कि इसमें क्या क्या होता है। वियर पेशेंट नीड हाईली अटेंशन, ठीक है। और सिर्फ अटेंशन ही चाहिए होती है या कुछ और भी चाहिए होता है? सिर्फ आईसीयू में पेशेंट से रिलेटेड ही चीज़ नहीं होती, आईसीयू को एक पूरे की पूरी टीम चला रही है। आईसीयू को हम सब मिलकर चला रहे हैं। आईसीयू सिर्फ और सिर्फ पेशेंट केयर ही नहीं मांगता, या आईसीयू सिर्फ पेशेंट केयर ही नहीं देता। आईसीयू में और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि आप लोग competent staff provide care to very ill and sick patients, लाइफ सेविंग मेडिसन्स और मैकेनिक्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग है, ठीक है। वेल इक्विप्ड रूम विद द क्वालिफाइड स्टाफ है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चाहिए? और क्या होता है इसके अलावा? ठीक है, सब लोग ठीक बता रहे हो। सादिया, इफ्रा, लोग किधर हैं? सहर, सहर किधर है? कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग होगी या और आगे चलो और बताओ। जो जो माइंड में आता जा रहा है साथ साथ मुझे मैसेज करते जाओ, ठीक है। अच्छा, आईसीयू क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट इक्विपमेंट इंक्लूड्स, इसमें अब क्या क्या चीज़ें आती हैं? पेशेंट मॉनिटरिंग है, रेस्पिरेटरी और कार्डियक सपोर्ट आती है, ठीक है। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट भी आईसीयू का हिस्सा है। इमरजेंसी रिससिटेशन डिवाइसेस जितनी भी हैं, इमरजेंसी रिससिटेशन डिवाइसेस वो हैं जो कि आपने क्रैश कॉर्ड रखी हुई है, एम्बो बैग रखा हुआ है, सीपीआर के लिए सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ईटीटी रखी हुई है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा अदर लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स डिजाइन टू केयर फॉर द पेशेंट हु हैव अ क्रिटिकल और लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, ठीक है। जैसे कि आपके पास इन्फ्यूजन पंप है, सिरिंज पंप है, जिसके ऊपर आपने ऐसी मेडिसिन जो है वो पेशेंट को रन करनी है, जिसका एक एक ड्रॉप काउंट किया जाएगा और केयरफुली दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आईसीयू का हिस्सा बनती हैं। इसके अलावा क्या है? रिक्वायरिंग 24 आवर केयर एंड मॉनिटरिंग। अब इसमें ये सब चीज़ें मिलके ही एक आईसीयू बना रही हैं। इसमें केयर भी आ जाती है, मॉनिटरिंग भी आ जाती है, और वो तमाम इक्विपमेंट जो पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सब आईसीयू का पार्ट है। पर्पस क्या है आईसीयू का? एन आईसीयू में बी डिजाइंड एंड equipped टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट विद अ रेंज ऑफ कंडीशंस, ठीक है। सिर्फ हमने एक चीज़ नहीं देखनी कि अगर ये एमआई का पेशेंट है तो ही हम इसे देखेंगे।
ये हमारे पास एसओबी के साथ आया तभी हमने देखना है, या ये पैरालिसिस का होगा तो ही वो आईसीयू का पेशेंट है, नहीं, हमने रेंज ऑफ कंडीशंस को देखना होता है। इसके अलावा इट मे बी डिजाइंड एंड इक्विप्ड टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर टू द पेशेंट विद स्पेसिफिक कंडीशन के साथ भी जो लोग होते हैं हमने उनको भी देखना होता है। इसमें आईसीयू का पर्पज ये भी होता है, ठीक है। जैसे कि अब जब हम आईसीयू की बात करते हैं तो उसमें फिर आईसीयू को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं मेडिकल और सर्जिकल आईसीयू में, ठीक है। ये इसलिए किया गया कि मेडिसिन के केस भी ओपन उनमें पड़े हुए हैं, मेडिसिन के केस भी सर्जरी में पड़े हुए हैं और सर्जरी वाले मेडिसिन के साथ हैं। तो उनमें सर्जिकल जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इन्फेक्शन लेने के, ठीक है, क्योंकि उनका वुंड है, वुंड को जब आप डील कर रहे हो तो वो वहां से इन्फेक्शन ले सकता है। और पेशेंट सिर्फ सर्जरी के लिए आया है, अगर उसकी कोई एम्पुटेशन हुई है या कुछ हुआ है, लेकिन जो मेडिकल का पेशेंट आपके पास आया हुआ है वेंटिलेटर पे और उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो वो जो सिर्फ सर्जरी करा के आया हुआ है वो अपनी सर्जरी के साथ साथ दूसरे पेशेंट से जो मेडिकल का है, मेडिकल इलनेस के साथ आया हुआ है, उससे इन्फेक्शन लेके जाएगा। तो इसलिए दोनों को सेपरेट कर दिया गया है कि मेडिसिन के केसेस अलहदा हो, सर्जरी के अलहदा हो, ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट करना और उस तरह से केयर प्रोवाइड करना इजी हो, फर्दर डिवाइड किया गया। अब इसके अलावा जो सर्जिकल आईसीयू होते हैं उनमें क्या होता है कि आपने एज अ रिकवरी काम करना, पेशेंट रिसीव किए, पेशेंट को रिकवर किया, उस टाइम में पेन फ्री किया, सेचुरेशन देखी, मेंटेन की, और फिर उसके बाद स्टेप डाउन में भिजवा दिया, वार्ड में भिजवा दिया या जहाँ भी हुआ। फिर इसके अलावा ये तो हो गया सर्जरी का। सर्जरी में हर तरह के केसेस आते हैं। कुछ लोगों ने कुछ ऐसे सेटअप्स भी हैं जिसमें गायनी का आईसीयू ही अलग है। सर्जरी में गायनी का सेटअप ही टोटली चेंज है। कुछ के अंदर सिर्फ जनरल आईसीयू होता है और कुछ में सिर्फ न्यूरो का आईसीयू होता है, कुछ जगह पे सिर्फ कार्डियक आईसीयू होता है। तो वो आगे से आगे आईसीयू की फर्दर डिवीजन होती जाती है। अब जैसे सीसीयू है, जब हमने क्रिटिकली इल पेशेंट्स को जब हमने डिवाइड करना शुरू किया तो उसमें ये देखा गया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ कार्डियो सिलेक्टिव है, उनको हमने उसी तरीके से डील करना है। जैसे कि जब हम सीसीयू की बात करते हैं तो जितने भी हार्ट से रिलेटेड पेशेंट और केसेस हैं उनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया और उनको सीसीयू में डाल दिया गया ताकि उनके कंसल्टेंट्स भी अलग हों, उनके जो डील करने वाले डॉक्टर्स हैं टोटली चेंज हो और स्टाफ भी उस लेवल पे ट्रेंड हो। अब उनमें जो जितना भी काम होगा वो सबका सब कार्डियो सिलेक्टिव होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली करना ज़रूरी है ताकि कहीं भी किसी भी किस्म की का पेशेंट जो है वो निगलेक्ट ना हो। ये फर्दर डिवीजन होगी सब चीज़ों की। आईसीयू के अंदर, सीसीयू के अंदर, जनरल आईसीयू में, कार्डियक आईसीयू में, इसके अलावा गायनी आईसीयू में और इनमें। पर्पस हो गया। अब मेंटेनेंस आपने आईसीयू की और आईसीयू के इक्विपमेंट्स की रखनी है तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब इक्विपमेंट्स हैं। अब आपने नोट किया होगा कि आपकी जो सीनियर आपकी जो नर्स है या हेड नर्स है या आपका जो मैनेजर है या टीएल है आपकी वार्ड का, वो आपने नोट किया होगा कि वो हर दूसरे दिन मेंटेनेंस वाले को कॉल करके कह रहा होता है ये मॉनिटर नहीं चल रहा, आके मॉनिटर ठीक कर जाओ। मेंटेनेंस वालों को बुला रहे होते हैं कि इस मॉनिटर पे प्लेथ सही नहीं आ रहा है, इस पे ईसीजी की जो है वो रीडिंग सही काउंट नहीं हो रही, ईसीजी मशीन सही नहीं चल रही है, और इसके अलावा बेड हमारा ख़राब हो गया, बेड मूव नहीं कर रहा, आप आ जाएं। इसके अलावा टेलीमेट्री लगी हुई है, टेलीमेट्री की जो है वो उसको वो करवाना है, उसको जो है उसकी सेटिंग दोबारा से करवानी है, उस पे सारे मॉनिटर्स की लीड्स नहीं आ रही, सारी ईसीजी नहीं आ रही, तो आप हमें ये चीज़ें चेक करवा दें। ये सब क्या है, ये सब मेंटेनेंस है जो कि आपका सीनियर स्टाफ जो होता है वो इसके ऊपर बड़ा खास फोकस रखता है कि जो आईसीयू है वो वेल इक्विप्ड होने के साथ साथ सारे इक्विपमेंट जो हैं वो मेंटेन्ड भी हों और जिस जिस चीज़ की मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो हम टाइमली करवाते रहें। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जब आप अपनी वार्ड में मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हो तो आप अपनी अगर शिफ्ट में सीनियर हो तो आपको एज अ इंचार्ज रखा जाता है, शिफ्ट इंचार्ज। तो एज अ शिफ्ट इंचार्ज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने जितने भी पूरी शिफ्ट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनको आपने जो मैसेज बुक बनी होती है या आपकी जो ओवर बुक बनी होती है, शिफ्ट ओवर बुक बनी होती है, उसमें लिखना होता है कि आज वो वाला बेड जो है, बेड नंबर 4 का जो बेड है वो मूव नहीं कर रहा, उसमें उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया है या उसमें वो जो है वो बेड आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, या आप आज कल उसके ऊपर इन्फेक्टेड पेशेंट था, उसको स्टरलाइज करके उसको बेड को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की चीज़ें आप मैसेज बुक में लिख जाते हो। तो इससे क्या होता है कि जो मॉर्निंग का टीएल है उसको वो नोटिफाई भी करता है इन चीज़ों को और उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली काम भी करता है।
तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस का पार्ट हैं। अब इसमें क्या है, since ICU equipment is used continuously on critically ill patient, it is essential that equipment be properly maintained। ठीक है, जैसे हमने बात की है कि इक्विपमेंट्स का प्रॉपरली मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर लाइफ सपोर्ट एंड रिससिटेशन। लाइफ सपोर्ट के लिए और रिससिटेशन के लिए स्पेसिफिकली जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो या करते हो उनका मेंटेन्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब आपने डीफिब यूज़ किया है पिछले शिफ्ट में, और किसी ने पेशेंट को डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हुए पेशेंट को जब शॉक दिया तो जल्दी में पैडल रखने लगे वापस डिफिब्रिलेटर के ऊपर, लेकिन वो नीचे गिर के टूट गया, ठीक है सपोज, और किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसको ऐसे ही रख दिया। जब अगली दफ़ा ज़रूरत पड़ी अगले पेशेंट को डिफिब करने के लिए तो उस टाइम में पैडल टूटा हुआ था और आप पेशेंट को शॉक नहीं दे पाए, तो उससे क्या होगा कि एक तो सबसे पहले आपकी मैनेजमेंट के ऊपर सवाल होगा, दूसरा ये कि चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन्ड, इक्विपमेंट्स मेंटेन्ड क्यों नहीं हैं, इस चीज़ के ऊपर सवाल आएगा। फिर आप पेशेंट की जान नहीं बचा पाओगे, उस टाइम में जो ज़रूरत है वो आप अरेंज नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होती हैं, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स का मेंटेन्ड और वेल वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। और क्रैश कॉट है, जैसे आप सिंपल एग्जाम्पल आसान लफ्ज़ों में ले लो। सबको समझ आ रही है, आवाज़ आ रही है, तेज तो नहीं बोल रही मैं? अच्छा, जैसे आप सिंपल क्रैश कॉर्ड की बात ले लो। क्रैश कॉर्ड की जब हम देखते हैं, आप भी अपनी शिफ्ट में करते होगे, तीनों शिफ्ट्स में हम क्रैश कॉर्ड का एक रजिस्टर बना होता है। आईसीयू का एक स्पेसिफिक ये टास्क होता है, क्रैश कॉर्ड का जो रजिस्टर होता है उसको जो शिफ्ट इंचार्ज होता है वो डेली आके हर एक शिफ्ट का जो इंचार्ज है वो ओवर में क्रैश कॉर्ड की सारी मेडिसिन रिसीव करता है। कि जैसे सपोज एट्रोपिन एड्रेनालिन 10-10 मिले हैं, और जो है ना इसके अलावा जितनी एड्रेनालिन इतना हमें, नोरेड हमें इतना मिला है, 25% इतने मिले हैं, हमें बुज्जी मिली है या नहीं मिली, ईटीटी मिली है या नहीं, एम्बो बैग है या नहीं है, सेट्स कितने मिले हैं, ड्रेसिंग सेट, माउथ वॉश सेट, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो डेली, ठीक है। जब आप ये चीज़ें देख रहे हो तो फिर आप कहते हो कि भाई इसमें से फलानी चीज़ कम है, इसमें से आज इंजेक्शन एक कम है, तो अगर हमें रात को लेसिक्स हमें 20 मिलने चाहिए थे लेकिन 5 मिल रहे हैं, तो 15 कहाँ गए हैं। एट्रोपिन 20 मिलते हैं लेकिन हमें 10 मिल रहे हैं, 10 किधर हैं, आप हमें 10 और दो। जब पेशेंट आ जाता है हमारे पास कोई क्रिटिकल, तो जब हम उसे एट्रोपिन लगाने लगते हैं तो ये कम हो जाते हैं। तो आप जिस भी पेशेंट पे यूज़ हुए हैं हमें रिप्लेस करके दे के जाओ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि मेंटेनेंस में आती हैं। मेंटेनेंस इसमें कहाँ पे है, क्रैश कॉर्ट में। यहाँ पे बात आ जाती है एक क्रैश कॉर्ट की मेडिसिन का मेंटेन होना, क्रैश कॉर्ट का मेंटेन होना यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिससिटेशन इक्विपमेंट है, तो इनका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ इन आईसीयू शुड परफॉर्म डेली चेक्स ऑन इक्विपमेंट्स, डेली चेक करना बहुत ज़रूरी है ईसीजी मशीन के ऊपर। अब जैसे शालामार की ये पॉलिसी है कि जब आप ईसीजी मशीन चेक कर रहे हो या आप डीफिब चेक कर रहे हो तो आपने एक दफ़ा डीफिब को रन करके देखना है, और जब उसका प्रिंट निकलेगा तो आपने उसके ऊपर साइन कर देने आज के उसके प्रिंट पे, ठीक है। उससे ये होगा, और साथ में ईसीजी पे आपने जब ईसीजी का पेपर निकलेगा तो उस पर आप अपने साइन कर दोगे आज की डेट डाल के, और टाइम स्टैम्प करोगे। मतलब ये कि आज जैसे अभी 4:25 PM हो रहा है और आपने इवनिंग वालों ने जब अपना इक्विपमेंट चेक किया तो आपने टाइम लिख दिया कि भाई मैंने आज की डेट में 14 तारीख को मैंने 4:25 PM पे मैंने चेक किया कि ईसीजी मशीन जो है वो वर्किंग में। इसमें जब मैं आऊँगी चेक करने के लिए या आपका कोई सीनियर आता है तो वो देख के ये बोलेगा कि हाँ जी इन्होंने चेक किया हुआ है, कोई इशू नहीं है, ये जो है वो अपने शिफ्ट में इक्विपमेंट्स को चेक करते रहते हैं। अगर आप इक्विपमेंट्स वर्किंग में लेते हो, मॉनिटर जो ऑफ है उसको आप ऑन शिफ्ट ले रहे हो, शिफ्ट का ओवर ले रहे हो, तो आप मॉनिटर को ऑन करके ऑफ करके देखो मॉनिटर वर्किंग में है या नहीं। अगर मॉनिटर वर्किंग में है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे कि जब पेशेंट आएगा तो आप पेशेंट को आराम से उस बेड पे ले लोगे, मॉनिटर वर्किंग में होगा, किसी किस्म का कोई मेस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग से इवनिंग वालों ने मॉर्निंग शिफ्ट से ओवर लिया और मॉनिटर सही वर्किंग में नहीं था, तो उस टाइम में आपने उस चीज़ को बॉदर नहीं किया, और जब आप नाइट में ओवर देने लगोगे, जब हैंड ओवर करोगे, तो वो चीज़ आपके ऊपर आएगी कि भाई आप हमें ख़राब मॉनिटर दे के जा रहे हो, आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, आपने सबसे बात क्यों नहीं की। लेकिन वो क्या आपकी शिफ्ट में ख़राब हुआ है, लेकिन हुआ है या नहीं। ऑब्वियस बात है कि वो आपकी शिफ्ट में मॉनिटर ख़राब नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट आपका क्या है कि आपने वो मॉनिटर या आपने ओवर प्रॉपर तरीके से नहीं लिया। अगर आपने ठीक से ओवर लिया होता तो ये चीज़ आपके ऊपर ना आती।
और उस टाइम में पेशेंट भी सफ़र नहीं करेंगे और आपकी वार्ड में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आपके मैनेजमेंट के ऊपर बात भी नहीं आएगी। क्या है कि इक्विपमेंट आपने डेली चेक करनी है और इन्फॉर्म करना बायोमेडिकल इंजीनियर स्टाफ को व्हेन इक्विपमेंट नीड्स मेंटेनेंस, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की है कि जो आपका टीएल है वो रूटीन में जो जो इक्विपमेंट्स वर्किंग में नहीं होते, बायोमेडिकल हमारे जो बायोमेडिकल की टीम है, आपने देखा होगा हर एक हॉस्पिटल में एक बायोमेडिकल की टीम होती है जो कि हर वक्त कॉन्टैक्ट में होती है और हमारा अपना स्टाफ भी बायोमेडिकल का काम कर रहा होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम बायोमेडिकल में कॉल करते हैं कि इस वार्ड में आईसीयू मेडिकल आईसीयू में इस बेड पे ये वाला बेड जो है या मॉनिटर जो है वो या फिर वेंटिलेटर ठीक काम नहीं कर रहा, आप अपने किसी जो है वो किसी अपने स्टाफ को या अपने किसी वर्कर को भेजो, वो आके चेक कर ले। और हम इसके अलावा रजिस्टर के ऊपर कॉल भी लिख के रखते हैं। जब वो आते हैं उसको चेक करते हैं, वेंटिलेटर को या मॉनिटर को चेक करने के बाद वो जो आपका कॉल रजिस्टर होता है उस पर साइन कर देते हैं कि हमने कॉल अटेंड कर लिया, इसको इस जगह की या इस चीज़ की मेंटेनेंस की ज़रूरत है या कैलिब्रेशन की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि हम एक तो हमारी कम्युनिकेशन भी हो जाती है कि अगर हमारे पास आए हैं वो हमने कॉल की है तो उन्होंने चेक भी किया है और उन्होंने हमें रिपोर्ट भी कर दिया। इससे हमारी कम्युनिकेशन भी मेंटेन रहती है और डॉक्यूमेंट भी रहती है। तो रिपेयर करना किसी भी चीज़ को या रिप्लेस करवाना या मेंटेनेंस करवाना, एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन चीज़ों का आईसीयू में रहते हुए डॉक्यूमेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये होता है कि हमने जिस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है या जिस इक्विपमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर हमें पता होता है कि ये इक्विपमेंट इतना वर्किंग में नहीं रहा या इस कंपनी ने हमें ये चीज़ अच्छी नहीं दी। तो ये इसलिए इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है। और एक जो नर्सिस को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बायोमेडिकल वाले हैं या इलेक्ट्रीशियन है, आप क्या कहते हो कि आप मोस्टली इवनिंग और नाइट वालों की ये कंप्लेंट आती है कि हम बहुत दफ़ा कॉल्स करते हैं लेकिन वो लोग आते नहीं हैं, बात नहीं सुनते। तो जब आप कॉल लिखते रहोगे कम्युनिकेशन रजिस्टर के अंदर तो वो चीज़ नोटिफाई होती रहती है कि हमने इतनी दफ़ा बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। तो एज अ नर्स ये वो चीज़ें हैं जो कि आप बेड साइड पे फेस करते हो। जी, ये वो प्रॉब्लम है। अच्छा, फॉर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस सर्विसेज एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से और थर्ड पार्टी सर्विसिंग कंपनी से एंड शुड बी केप्ट करंट एट ऑल टाइम्स। ठीक है, वही बात जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो कंपनीज होती हैं इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और जो हमें सप्लाई में चीज़ें दी गई हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम इसको 2 साल की 3 साल की अभी सर्विस के अंदर आपको दी जा रही हैं चीज़ें, तो हम आपको फ्री सर्विस देंगे और मेंटेनेंस हम खुद करेंगे, कैलिब्रेशन हम आके करते रहेंगे। तो मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी रहती है और थर्ड पार्टी सर्विसिंग के साथ भी। हेल्थ केयर टीम का रोल क्या होता है? हेल्थ केयर टीम में कौन आ जाता है? हम सब लोग। इक्विपमेंट इन द आईसीयू इज यूज्ड बाय अ टीम स्पेशलाइज्ड इन देयर यूज। जैसे कि अब आईसीयू में आप सब के सब आईसीयू के लिए ट्रेंड हो, ठीक है, आप 8-9 लोग जितने भी हो आप आईसीयू के लिए ट्रेंड हो, तो आपको इक्विपमेंट की एक-एक चीज़ का पता होता है। अब जैसे सपोज़ आपकी वार्ड में कोई चीज़ आती है, जैसे हबीबा है, ये है नर्सरी में, आईसीयू में। अब नर्सरी में कोई नया इक्विपमेंट आता है तो वो पूरी टीम को बुला के उसकी एक ओरिएंटेशन देते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अगर सबको बुला के नहीं देते तो आपके सीनियर्स को 1-2 सीनियर्स को बता दिया जाता है और साथ में ये कह दिया जाता है कि आपने बाकी सबको भी ट्रेन करना है, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू है तो आप डेमो के लिए हमें बुला सकते हैं। अब जैसे ये शालामार में मेडिकल आईसीयू स्टार्ट हुआ था तो उसमें पूरे आईसीयू का डेमो था, पूरे आईसीयू की एक-एक इक्विपमेंट का डेमो था, इवन हमारे जो बेड्स हैं, इलेक्ट्रिकल बेड्स हैं, उनका डेमो था। तो पूरे स्टाफ को बुला के फुली ट्रेंड किया गया था और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें रन की गई थी। तो इस तरीके से इन चीज़ों की ओरिएंटेशन होना, हमारा जो स्टाफ है, हमारी पूरी टीम को आना चाहिए। इवन इवन जो आपकी जो सपोर्ट टीम है, आपके जो पैरामेडिक्स हैं, आपके जो नर्स एड आया है, पोर्टर है, इनको अब बेड्स यूज़ करना, इनको चीज़ों को मूव करने का पता होना चाहिए। इवन एक ईसीजी मशीन है, वो ट्रॉली पे पड़ी हुई है, उसको ट्रॉली को कैसे मूव करना है, ये भी तरीके की इसकी भी ट्रेनिंग देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो नीचे गिर के टूट ना जाए और किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। द टीम यूजुअली कंप्राइजेज अ क्रिटिकल केयर अटेंडिंग फिजिशियन इसके अंदर आते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एन इंटेंसिविस्ट होते हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिस आती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज टीम आती है जिसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बोलते हैं, क्रिटिकल केयर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं जिसे हम आरटी कह रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं वो, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और इसके अलावा डाइटिशियन है। ये सब क्या है? ये हमारी टीम का एक
पार्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा इन हो गया हुआ है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का, वो सक्शन उन्होंने करनी होती है वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स को। इसके अलावा किसी को अगर बाईपैप लगना है वो भी उन्होंने लगाना है, अगर किसी का वेंटिलेटर अटैच करना है, डिटैच करना है, सक्शन है, नेबुलाइजर है, ये सब चीज़ें इन्होंने ही करनी होती हैं। और पेशेंट के वेंटिलेटर को भी अप टू डेट रखना, मेंटेन करना, और इससे रिलेटेड जितनी भी सप्लाई है, जितना भी ओवर है, वो भी यही लोग अपने हाथ में रखते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट हैं, परफॉर्म एक्सरे हैं, एक्सरे एग्जामिनेशन है, ये मोबाइल एक्सरेज करते हैं, जैसे कि रोज़ाना आपको पता होगा कि रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग नाइट वाले एक्सरे करवा के जाते हैं, और जो नाइट का रेडियोलॉजिस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन है, वो सुबह को 5-6 बजे आता है और सबके एक्सरे करके ले जाता है, ताकि मॉर्निंग में राउंड से पहले सब पेशेंट्स के एक्सरे हुए हों। Either nurses और clinical laboratory personnel perform point of care blood analysis। हम क्या करते हैं कि एक जो नाइट वाले हैं, नाइट स्टाफ जितना भी है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अर्ली मॉर्निंग जो है वो लैब्स मंगवा के पेशेंट की हैंड ओवर करके जानी है, ठीक है। किनको दे के जानी है? अपने स्टाफ को, जो सुबह में आएगा। मॉर्निंग में जो नर्स आपसे ओवर लेगी, जिसकी उस बेड पे एलोकेशन है, उसको आपने पेशेंट की रिपोर्ट्स दे के जानी है, जो कि आपने नाइट में सैंपल लिया और उसकी रिपोर्ट आई, ताकि जब राउंड हो तो डॉक्टर लेटेस्ट रिपोर्ट प्रेजेंट डेट की देख सकें, ठीक है। और ये स्पेशली आईसीयू, सीसीयू और क्रिटिकल एरियाज के लिए ये जो है प्रोटोकॉल होता है। तो उसके लिए हमारे साथ जो मेन रोल उस टाइम में प्ले कर रहा होता है, वो इम्पोर्टेंट 2 लोग हैं उसमें। उस टाइम में एक्सरे वाला है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, जो कि हमारी हेल्प कर रहा है। अगर वो आपका उस टाइम में टेस्ट नहीं दे तो आप प्रॉपर हैंडओवर नहीं कर सकते अपना पेशेंट। इसके अलावा इक्विपमेंट इन द आईसीयू इज मेंटेन्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय हॉस्पिटल बायोमेडिकल इंजीनियर, जो कर रहे थे वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। और द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी आपकी टीम का हिस्सा है। अगर वो ये चीज़ें नहीं बनाएंगे तो आप भी काम प्रॉपरली इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे यूज़ करके। मॉनिटर्ड फिजियोलॉजिक वेरिएबल्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स जो आते हैं पेशेंट के, वो क्या क्या हैं? जैसे कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर्स हैं, ठीक है, हार्ट रेट है, और टेम्परेचर है, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रेट है यानी कि एचबी है, और यूरिन आउटपुट है, और ईसीजी है, ठीक है। ये क्या है? मॉनिटर्ड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, जिनको हम मॉनिटर करते हैं या कर सकते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड कैम भी है। सेंट्रल विनस प्रेशर है, सीवीपी यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम है, प्लाज्मा वॉल्यूम है। इसके अलावा क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। ये सब आईसीयू के अंदर चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। पल्मोनरी कैपिलरी एंड प्री कैपिलरी वेज प्रेशर है, ठीक है। ये सब चीज़ें ये वो चीज़ें हैं जो कि वेरिएबल हैं, जो कि चेंज हो सकती हैं, कांस्टेंट नहीं है, और जिन्हें हम मॉनिटर करते हैं फिजिकली, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, एचबी चेक हो रहा है पेशेंट का रेगुलरली, यूरिन आउटपुट 1 आवरली हो रहा है। इसके अलावा ईसीजी पेशेंट की रेगुलरली डेली हो रही है, या 1 आवरली, या एज रिक्वायर्ड जो डॉक्टर बोल देता है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, या हम ब्लड केमिस्ट्री डेली करवा रहे हैं, पीटीआईएनआर करवा रहे हैं। सीवीपी पेशेंट की मॉनिटर हो रही है, एबीजीज हो रही हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस आईसीयू के मॉनिटरिंग का पार्ट है। वो है। इसके अलावा पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आईसीयू में हम मॉनिटर कर रहे हैं और हो रही हैं रूटीन में। टाइप्स ऑफ डिवाइसेस क्या हैं जो कि आईसीयू में यूज़ होते हैं? इंटेंसिव केयर यूनिट इक्विपमेंट्स इंक्लूड्स पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस, लाइफ सपोर्ट एंड इमरजेंसी रिससिटेशन डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक कौन सी? सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट मॉनिटर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। पेशेंट मॉनिटर में सबसे पहले तो आ गई ना सीधा सीधा वो जो हमने कार्डियक मॉनिटर लगाया हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आ गया, और उसके साथ आ गया ब्लड प्रेशर, ठीक है। बीपी के लिए जो कफ लगा हुआ है, एनआईबीपी जो चल रहा है, ठीक है, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल बीपी ऑपरेटर्स है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। मोबाइल बीपी ऑपरेटर्स है
ये भी मॉनिटरिंग डिवाइस में आ गया। थर्मामीटर भी मॉनिटरिंग डिवाइस है, आपकी जो वॉच है वो भी मॉनिटरिंग डिवाइस है। हार्ट रेट है, हार्ट रेट आप वॉच और स्टेथ के साथ ले रहे हो। एचबी वगैरह जो आप चेक कर रहे हो वो डायग्नोस्टिक में भी आ गया और मॉनिटरिंग में भी आ गया। यूरिन आउटपुट आप मॉनिटर कर रहे हो, मॉनिटरिंग में आ गया है। ईसीजी भी मॉनिटरिंग में आ गया, प्लस डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में आ गया। सीरम इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड केमिस्ट्री डायग्नोस्टिक में भी आएगा, मॉनिटरिंग डायग्नोस्टिक में आएगा। सीवीपी जो है वो मॉनिटर की जाती है, ठीक है। एबीजीज है, मॉनिटर होती है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है ये भी मॉनिटर हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों को हम डायग्नोस्टिक में भी कह सकते हैं जब आप इनकी बेस पे कुछ चीज़ों को डायग्नोज करते हो। ब्लड वॉल्यूम है, प्लाज्मा वॉल्यूम है, ये आ जाएगा डायग्नोस्टिक में, ठीक है। इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, ठीक है, और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मॉनिटर्ड में और इसके अलावा इमरजेंसी में आती हैं। अब जैसे एबीजीज हैं, ईसीजी हैं, इन्हें हम रिससिटेशन में भी ले सकते हैं। रिससिटेशन में कैसे लेंगे कि जब हमने इन चीज़ों को देखा तो हमें आइडिया हो गया कि पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है और हम इसकी बेस पे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और रिससिटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रिससिटेशन में क्या आता है, वो सारे इक्विपमेंट जो कि क्रैश कोर्ट और इमरजेंसी लैंडिंग वाली सिचुएशन में यूज़ होते हैं वो सब आ जाते हैं रिससिटेशन डिवाइसेस में। जैसे कि डीफिब है, आपकी ईसीजी मशीन है, सारी मेडिसिन हैं, इसके अलावा वेंटिलेटर है, बाईपैप है और ऑक्सीजन का सारा पैनल है, ऑक्सीजन है और आपके सिलेंडर्स हैं। ये सब चीज़ें रिससिटेशन में आ जाती हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग में क्या कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, वेस्कुलर, अब अलग अलग से इसको बताया हुआ है। वेस्कुलर एक्सेस टेक्निक्स हैं, वेसल को एक्सेस करने की टेक्निक। जैसे कि आप सीवीपी देख रहे होते हो, सीवीपी कहाँ पास होगी, टीपीएम कहाँ पे होगा, एबीजीज लेनी है तो कैसे होगी। और इसके अलावा हम जो है वो अंडर फ्लोरोस्कोपी भी करते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी करते हैं ये प्रोसीजर। बेड साइड मॉनिटरिंग हम जो कर रहे हैं वो सारे इक्विपमेंट इसमें आएंगे। ब्लड प्रेशर मॉनिटर आएगा इसके अंदर, पेशेंट मॉनिटरिंग से रिलेटेड। इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफ आ जाएगा, यानी कि ईईजी मशीन, ईसीजी मशीन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मशीन है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ग्लूकोमीटर है, ये सब मॉनिटरिंग में आ जाएगा। लाइफ सपोर्ट और इमरजेंसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैकेनिकल वेंटिलेटर जैसे हमने कहा है, लेरेंजोस्कोप है, एयरवे है, इन्फ्यूजन पंप है, क्रैश कॉट है, इंट्रा एओटिक बैलून पंप है। इस जो एओटा में बैलून डाला गया है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उसकी एक कंप्लीट मशीन है। वो जब हम आपका जब टॉपिक पढ़ेंगे आईएबीपी तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कार्डियक पेसिंग है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। कार्डियक पेसिंग क्या होती है, टीपीएम और पीपीएम। और डिफिब्रिलेटर है, ये क्या है, लाइफ सपोर्ट है। डायग्नोस्टिक में क्या है, मोबाइल एक्सरे यूनिट है, पोर्टेबल क्लिनिकल लेबोरेटरी डिवाइसेस जितनी भी हैं, और इसके अलावा ब्रोंकोस्कोप है, क्लोनोस्कोप है, एंडोस्कोप है और गैस्ट्रोस्कोप है, ये सब डायग्नोस्टिक में आते हैं। इसके अलावा आईसीयू में अदर इक्विपमेंट जो यूज होते हैं वो हैं डिस्पोजेबल। आईसीयू इक्विपमेंट्स में क्या क्या आएगा, यूरिनरी कैथेटर जो है वो डिस्पोजेबल में है। यूरिनरी ड्रेनेज कलेक्टर जितने भी है, यानी कि यूरिन बैग। इसके अलावा जो हमने चेस्ट ट्यूब के साथ जो बोतल अटैच की होती है, चैम्बर्स जो अटैच किए होते हैं, ड्रेनेज चैम्बर जितने भी हैं, ड्रेनेज बोतल जो होती हैं वो सब क्या है, वो डिस्पोजेबल में आती है, उसे ड्रेनेज कलेक्टर बोलते हैं। सक्शन कैथेटर जितने भी हैं, नेलेटन वगैरह जो हम यूज करते हैं, एनजी ट्यूब्स हैं, इंट्रावेनस लाइन और कैथेटर्स हैं, वो भी डिस्पोजेबल है। फीडिंग ट्यूब है, एनजी ट्यूब जिसे बोलते हैं, और ब्रीदिंग ट्यूब यानी कि एंडोट्रेकियल ट्यूब्स वगैरह। पेशेंट मॉनिटरिंग टेक्निक्स क्या है, वेस्कुलर कैथेटराइजेशन जो की जाती है, जैसे कि सीवीपी है, आईवी लाइन है, आर्टीरियल लाइन है। इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी है, यानी कि ईईजी, पल्स ऑक्सीमीट्री है, जैसे कि आप प्रोब लगा के करते हो, और एक आपकी पोर्टेबल प्रोब है जो आप ऑक्सीजन मॉनिटर, सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हो। तो इसके अलावा वो है कार्डियक मॉनिटर के साथ अटैच होती है। आईसीपी है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटर करने का है, और बेड साइड मॉनिटर है। ये सब क्या है, मॉनिटरिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है। ये है सीवीपी, ठीक है। डबल ल्यूमन, ट्रिपल ल्यूमन, 4 ल्यूमन, 5 ल्यूमन, ये सब क्या है, सीवीपी है। ये सीवीपी पास हो रही है, ये शीत है। ये वाली जो पूरी है इसको शीत बोलते हैं, ठीक है। शीत है जो हम पास करते हैं, उसका सीवीपी अटैच है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये टीपीएम है, ये टीपीएम की शीत है, टीपीएम इससे एंटर होगा, ठीक हो गया। बेसिकली ये आईसीयू था, और आईसीयू में आप लोग क्या क्या काम करते हो, क्या क्या चीजें करते हो, ये सब चीजें आईसीयू का हिस्सा हैं, ठीक है। तो
इस लेक्चर से आप लोगों को क्या समझ आई है? कोई ऐसी बात है जो आपको समझ आई है जो आप शेयर करना चाहते हो? अक्सर आप लोग अक्सर ये कहते होगे कि अच्छा हम आईसीयू में काम करते हैं, सारी चीज़ें तो हम करके मॉर्निंग वालों को दे के जाते हैं, सारी लैब्स तो नाइट वाले करवा के जाते हैं। जब आपकी नाइट लगती होगी हफ्ते में, महीने में, 1 हफ्ते की या 7 डेज़ की या 10 डेज़ की, आप कहते होगे सारा काम तो हमने करके दिया, सुबह वाले आके करते क्या हैं? सुबह वाले करते क्या हैं? सुबह वाले स्टाफ भी ज़्यादा रखते हैं और शाम में जो है वो स्टाफ भी थोड़ा होता है, नाइट में उससे भी कम होता है स्टाफ, फिर भी सारा काम हम करके दे के जाते हैं। मॉर्निंग में ये हो गया, मॉर्निंग मॉर्निंग सबकी आती है, नाइट भी सबकी आती है, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने सब ने यही काम करना होता है कि पेशेंट को अप टू डेट केयर प्रोवाइड करनी है, अप टू द मार्क्ड आपने केयर प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को ज़रा भी निगलेक्ट नहीं करना। और जब आईसीयू की बात करते हैं तो फिर सारे की सारी चीज़ें आईसीयू में ये आती हैं जो भी हमने पढ़ी हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें आपको क्या समझ आई है? कोई नई चीज़ जानने को मिली है या कुछ हेल्प मिली है, तसल्ली हुई है, या फिर ये पता लगा है कि आईसीयू में बड़ा काम है, हम तो एम ही आईसीयू में स्पेशलाइज करने आ गए? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ। ठीक है, और शहर और बाकी सारे बताओ, और क्या केयर प्रोवाइड करनी है? ओवर लेते हुए क्या करना है? ठीक है, ओवर लेते हुए आपका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, ए टू जी, हेड टू टो, पेशेंट से रिलेटेड हर चीज़ का, प्लस उसकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का आपने ओवर लेना है। आपने जो इवन आप जो सिरिंज पंप या इसके अलावा जो इन्फियन पंप लगा हुआ है वो भी आपने केयरफुली देखना है कि जो है वो वर्किंग में है या नहीं, उसके ड्रॉप्स जो सेट किए हुए हैं वो कितने ml पर आवर पे जा रहा है या नहीं है, ड्रॉप्स कम ज़्यादा तो नहीं सेट किए हुए, कितने ml हैं, कितने ड्रॉप्स हैं, इन चीज़ों को बहुत केयरफुली देखना ज़रूरी है। सादिया, इंट्रा आर्टीरियल नहीं है, इंट्रा एओटिक बैलून पंप है वो। होती तो आईसीयू में नहीं है, लेकिन जैसे कार्डियक आईसीयू है, जैसे कि सपोज हम बात कर लेते हैं कैबिज की, जब पेशेंट को अगर पेशेंट को बैलून पास हो जाता है कार्डियक आईसीयू में, जब पेशेंट को बैलून पास होता है ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग कैबिज बैलून पास कर देते हैं एओर्टा में, तो उसकी वजह से अब जब पेशेंट कैबिज से आउट हुआ, हमारे पास आया है, कैबिज भी नहीं है या कोई और प्रोसीजर हुआ है, तो जब वो पेशेंट हमारे पास आता है तो वो उस बैलून पंप मशीन के साथ ही आता है, ठीक है? तो वो मशीन को डिटैच नहीं करते और पेशेंट को ओटी के अंदर रख भी नहीं सकते। तो इस तरह से पेशेंट वो होता बेसिकली ओटी का है, लेकिन वो आईसीयू में भी आता है, मूव कर देते हैं। मैंने तो ये देखा है कि मूव करके आईसीयू में ले आते हैं, लेकिन आईसीयू के ऐसे इक्विपमेंट्स अपने भी होते हैं। अब मैंने जैसे पीआईसी के आईसीयू में है कि वो लोग बैलून पंप दे के जाते हैं, जो उनका अपना वहाँ चल रहा होता है। अब जैसे एमआईसी की इमरजेंसी में था कि पेशेंट को बैलून पे डाला, क्योंकि पेशेंट को ड्यूरिंग जो है एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी हो रही थी, तो वो सिक हो गया, तो उन्होंने फिर बैलून पे डाला। तो उससे ये हुआ कि वो फिर हमें मशीन अपनी दे के गए थे और सारा प्रोसीजर उसको यूज़ करने का सारा तरीका बता के गए कि इतने टाइमली आपने फ्लश करना है, हेपरनाइज रखना है, इस तरह से इसका बीपी मॉनिटर करते रहना है, और ये वो इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो फिर ये उस सिचुएशन में हमारे पास होता है, और ये बहुत रेयर लोग यूज़ करते हैं, बहुत रेयर लोगों ने देखा होता है, इसलिए कि ये डिपार्टमेंटल भी होता है, और दूसरा
सिचुएशनल भी होता है। जैसे कि ये ज़्यादातर कार्डियक, क्योंकि ये कार्डियो सिलेक्टिव है तो ये हार्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं ये उनमें ज़्यादा होता है, जैसे कार्डियक आईसीयू हो गया। और बाकी सब बताओ, क्या पढ़ा, क्या सीखा? हबीबा, आबदा, सहर हो गई है, सिद्रा, जूलियस। हाँ जी जूलियस। इफ्रा नहीं है आज, इफ्रा एब्सेंट है। और काफ़ी सारे लोग ऑफलाइन भी हो गए हो। हाँ जी रिवाइज कर लें, किसी ने कुछ पूछ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? जूलियस, तुमने सिर्फ हाजिरी लगवाने के अलावा इसके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या समझ आया तुम्हें? बताओ, क्या होता है आईसीयू, क्या पढ़ा आज? इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वो भी हमारा आईसीयू से रिलेटेड है, ठीक है? तो उसके साथ ही हम कंटिन्यूटी में करेंगे ताकि आपको समझने में भी इजी रहेगा और फिर आप इजीली उसको जो है वो माइंड में भी रख सकोगे। चलो अभी जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है वो पढ़ लो, आप लोगों के पास टाइम है 12 मिनट का, ठीक है? तो पूरे 5 बजे सब लोग आ जाना, मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लेक्चर मैं यहाँ स्टॉप कर दूँ?
चलें जी, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोलेशन और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। अब क्योंकि हमने अभी आईसीयू पढ़ा है तो आईसीयू से रिलेटेड अब हम देखेंगे नेक्स्ट आइसोलेशन क्या है और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कहते हैं कि हमने पेशेंट को आइसोलेट किया हुआ है, हमने पेशेंट को साइड रूम में डाल दिया, हमने पेशेंट को प्राइवेट रूम्स में डाला हुआ है। जैसे कि आपकी आजकल जैसे शालामार की आजकल प्राइवेट 3 को जो है वो कोरोना वार्ड कर दिया, तो वो बेसिकली वो भी आइसोलेशन है, आइसोलेशन की एक टाइप है। अब हम आइसोलेट तो कर देते हैं, आइसोलेशन क्या है मुझे इसमें मैसेज में बताओ, चैट में बताओ कि आइसोलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है। अब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है वो उनकी भी फर्दर टाइप्स हैं। किस जो है वो किस जो प्रॉब्लम है उसमें हमने प्रिकॉशन क्या लेना, किस टाइप का इन्फेक्शन है और उसकी आइसोलेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है आइसोलेशन और उसका पर्पस, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या है, पेशेंट विच आर आइसोलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स, ठीक है। सबसे पहले आइसोलेशन क्या है, रेफर्स टू द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन इन हॉस्पिटल टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ infectious agent from an infected or colonized patient to susceptible patients persons, ठीक है। बेसिकली हमारा आइसोलेशन का मकसद है कि हमने एक ऐसी प्रिकॉशन प्रिकॉशंस करनी है हॉस्पिटल के अंदर जिसमें हम प्रिवेंट कर सकें इन्फेक्शियस पेशेंट को, उसके ऑर्गेनिज्म को दूसरे लोगों में जाने से, कि एक बंदा दूसरे पर्सन को, दूसरे बंदे को इन्फेक्शन ना दे, हमने इस चीज़ से प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है हम उसी को ही अलग कर देते हैं। अब 100 में से अगर एक को इन्फेक्शन है तो हम 100 को अलग नहीं करेंगे, हम उस बंदे को अलग करेंगे कि वो सबके अंदर जाके बाकी 99 के अंदर जाके इन्फेक्शन ना करें, बल्कि उस अकेले को सेपरेट कर दें और फुल फैसिलिटेट कर दें और उसको वेल इक्विप्ड कमरे में रख दिया जाए। इसका मकसद क्या है, आइसोलेशन प्रैक्टिसेस आर डिज़ाइन इन सब चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, क्यों, ताकि हम मिनिमाइज कर सकें ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को इन द हॉस्पिटल, ठीक है, यूजिंग करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे इन्फेक्शंस कैन ट्रांसमिट, ठीक है। मतलब ये कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हमें, अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर वे से समझ सकते हैं तो कि इन्फेक्शन किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्रांसमिशन को, ठीक है। आइसोलेशन शुड बी डन इन अ यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, well accepted inexpensive way that interferes as little as possible with the patient care, ठीक है। आइसोलेशन जो है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। यूज़र फ्रेंडली, यूज़र कौन है जिसको आइसोलेट कर रहे हो, और फ्रेंडली मीन्स कि वो उस चीज़ के अंदर इजीली रह सके और उसको एक्सेप्ट कर सके और वो उसके लिए सूटेबल हो। मतलब ये कि इस तरह की जगह पे उसको रखें जहाँ पे पेशेंट अनकंफर्टेबल फील ना करे और पेशेंट वहाँ पे अपना जो टाइम है, जो उसका हफ्ता डेढ़ है, वहाँ पे अच्छा सा गुजार सके, वेल एक्सेप्टेड हो, यानी कि पेशेंट उसको आराम से, साफ सुथरा हो, पानी साफ आता हो, वेंटिलेटर अगर ज़रूरत है वेंटिलेशन की तो वेंटिलेशन हो, गर्म हो या ठंडा हो, खाने पीने की सारी सहूलत हो, हम वहाँ पे प्रोवाइड करें और जो है वो मच्छर मक्खी इन चीज़ों से प्रिवेंटेड हो। और इसके अलावा इनएक्सपेंसिव भी हो पेशेंट के लिए। अब एक पुअर पेशेंट आ गया लेकिन आप उसे कहते हैं कि आइसोलेट हम इसको प्राइवेट 1 में ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, और प्राइवेट 1 में आइसोलेट करके साथ में आप 10,000 डेली का किराया भी डाल रहे हो, 15,000, तो क्या पेशेंट अफोर्ड कर सकेगा जो बहुत ही पुअर है। तो आपने पेशेंट को इनएक्सपेंसिव वे से भी देना है आइसोलेशन। अगर आप आइसोलेट कर रहे हो तो ये आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी है, तो अगर आप उसे जिस भी रूम में रखोगे तो वो बेसिकली वो आपके ऊपर आता है, हॉस्पिटल उसके चार्जेस को एक्सेप्ट करे। एज लिटिल एज पॉसिबल विद द पेशेंट केयर। अब ये सारी चीज़ें जो है इनमें पेशेंट की केयर कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, और मिनिमाइज पेशेंट डिस्कम्फर्ट, हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कि हम पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करें और अवॉइड करें अननेसेसरी यूज़ को, ठीक है। बेवजह का हमने आइसोलेशन को खोल के इस्तेमाल भी नहीं करना, जहाँ पेशेंट की ज़रूरत है, जब पेशेंट को ज़रूरत है हमने तभी उस रूम को या उस जगह को इस्तेमाल करना है, और बेवजह का पेशेंट को आइसोलेट भी नहीं करना, जिनको ज़रूरत नहीं है उन्हें भी आइसोलेट में नहीं डाल देना।
टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या है, एयरबोर्न प्रिकॉशंस के लिए होती है आइसोलेशन, ठीक है, जैसे कि इसमें कौन सी इलनेस आती है, ट्यूबरक्लोसिस और वर्सिला वेरिसिला यानी कि चिकन पॉक्स है। Patient must be placed in a room with a negative pressure ventilation. Patient must be placed in a room with negative air pressure ventilation to prevent transmission of droplet nuclei. Doors and windows in negative pressure isolation rooms must be kept closed at all time. जो एयरबोर्न प्रिकॉशंस हैं उनमें डिजीजेज आ जाती हैं वर्सिला वेरिसिला और इसके अलावा चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो जो एयरबोर्न प्रिकॉशंस होते हैं, ऐसे जर्म्स जो एयर के अंदर रहते हैं और एयरबोर्न होते हैं, उनसे प्रिवेंट करने के लिए आपको स्पेसिफिक प्रिवेंशंस लेनी है। जैसे कि जब ऐसे पेशेंट्स आप आइसोलेशन में रखते हैं तो उनके रूम्स को आप नेगेटिव एयर प्रेशर में रखते हो, वेंटिलेशन में, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें ट्रांसमिशन ऑफ ड्रॉपलेट को, ठीक है। इसमें डोर्स और विंडोज जो हैं वो हर वक्त क्लोज रहती हैं और नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम्स में होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव प्रेशर एयर क्या है, नेगेटिव एयर प्रेशर वेंटिलेशन क्या है। जिनको नहीं समझ उनके लिए मैंने ये कंप्लीट एक पिक्चर डाली हुई है, आप इसको देख के इजीली समझ सकते हो। सबसे पहले क्या है, आप सबसे पहले इन पाइपलाइंस को देख लो, इस पूरे रूम के स्केच को देख लो, ये रूम क्या है। जो सबसे पहले है एंटी रूम। एंटी रूम, एंटी का मतलब है पहले, ANTE का मतलब होता है एंटी, पहले, बिफोर वाला। तो एंटी रूम का मतलब है कि किसी भी रूम में एंटर होने से पहले एक एंटी रूम होता है जिसे चेंज रूम कहते हैं, या पेशेंट के रूम से पहले का एक रूम है जहाँ पे आप ठहर के जो है वो अपना चेंज कर सकते हो, जूते वगैरह उतार दिए, या अक्सर पेशेंट के अटेंडेंट यहाँ बैठे रहते हैं, इसको एंटी रूम कहते हैं। यहाँ पे आपने चेंज किया, मास्क लगाया, गाउन पहना, ग्लव्स पहने, शूज चेंज किए और इसके अलावा शू कवर पहने, जो भी किया, उसके बाद फिर आप पेशेंट के रूम में चले जाते हो। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये है, यहाँ पे पेशेंट आइसोलेटेड है। ये तो हो गया हमारा आइसोलेशन कंप्लीट, एक ब्लॉक, एक रूम बना हुआ है। अब इनके अंदर जो एयर पाइप्स आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो, ये है कंट्रोल डैम्पर है, ठीक है, और ये सप्लाई है एयर की, ठीक हो गया। यहाँ से एयर आ रही है और पूरे रूम के अंदर जा रही है, ठीक हो गया। अब रूम में एयर तो आ रही है, ठीक है, अब एयर ने वापस भी जाना है, इन तो हो रही है और आउट भी होना है, ये आइसोलेशन रूम बना हुआ है। अब यहाँ पे एरोज आप देख सकते हो, यहाँ पे एरो जो है वो आउटवर्ड है, यानी कि बाहर की तरफ एयर आ रही है, और ये इनवर्ड है, यानी कि एयर वापस जा रही है। अभी ये दोनों रूम में, एंटी में भी और इसमें भी देखते हो कि एयर जो है यहाँ पे एग्जिट होगी, तो एग्जिट होने के लिए कहाँ से जा रही है, ये एग्जॉस्ट की एयर यहाँ से गुजरेगी। दूसरा ये कंट्रोल डैम्पर है, 2 कंट्रोल डैम्पर हैं लगे हुए। अब यहाँ से जब एयर आउट हो रही है तो कंट्रोल डैम्पर से गुजरते हुए इसने हैपा फिल्टर से इन्फेक्शन ने, एयरबोर्न इन्फेक्शन ने फिल्टर होके बाहर जाना है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप सोचते होगे कि जब कहते हैं नेगेटिव प्रेशर रखो या टीबी वाले पेशेंट के रूम की विंडो और रूम को बिल्कुल बंद रखो, तो वो तो इन्फेक्शन अंदर ही है, वो बाहर कहाँ से जा रहा है। तो बेसिकली ये जाता है कंट्रोल, जो है वो रूम जो है वो बिल्कुल कंट्रोल है, इसकी एयर भी कंट्रोल है, और जब इसने बाहर जाना है आम एटमॉस्फेयर में, तो वो हैपा फिल्टर से फिल्टर होके जाना है। एयरबोर्न और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस क्या हैं, ये आप देख सकते हो, आपने टच करते हुए हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज़र और गाउन, ग्लव, मास्क का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, ठीक है। आइसोलेशन टू मेड आपने क्या है, 3 ट्रांसमिशन जो है ना वो बेस्ड प्रिकॉशंस होती हैं, ठीक है। मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड, 3 टाइप की जो है वो प्रिकॉशंस हैं जो कि ट्रांसमिशन की बेस पे रखी गई हैं। सबसे पहले एयरबोर्न है, जो हम पहले देख चुके हैं। एयरबोर्न क्या है, स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स होता है ऑन स्मॉल ड्रॉपलेट न्यूक्लाई के थ्रू होता है। उसका जो ड्रॉपलेट है वो बहुत ही छोटे साइज का है,
जो कि एयर के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकता है, जो कि है लेस देन 5 माइक्रोन्स, ठीक है, जो कि मीजल्स का भी है, चिकन पॉक्स का भी है और टीबी का भी है। इसमें मास्क इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट चीज़ों में अब आपने प्रिकॉशंस में क्या करना है, मास्क होना बहुत ज़रूरी है, डोर क्लोज रहना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव एयर फ्लो वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है और प्राइवेट रूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जैसे कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना के लिए भी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल पर्सनल और विजिटर मस्ट वेयर द N95 टीबी रेस्पिरेटर, ठीक है। हॉस्पिटल का जो बंदा है जो काम करता है और इसके अलावा जो विजिटर हैं उन सबको N95 रेस्पिरेटर जो है यानी कि मास्क का उसको पहनना बहुत ज़रूरी है। फॉर पेशेंट आइसोलेटेड विद द चिकन पॉक्स और मीजल्स, पर्सन इम्यून टू चिकन पॉक्स, अब ये उन लोगों के लिए जो कि चिकन पॉक्स और मीजल्स से रिलेटेड आइसोलेट किए हुए हैं। ऐसे लोग पर्सन इम्यून टू चिकन पॉक्स और मीजल्स में एंटर एन एयरबोर्न आइसोलेशन, जिनको अपने ऐसे विजिटर जिन्होंने अपने पेशेंट को मिलने के लिए आना है लेकिन जो विजिटर हैं उनको ऑलरेडी चिकन पॉक्स या मीजल हो चुका है, ठीक है, तो उनको रूम में आने के लिए मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर मास्क भी आ सकते हैं, इसलिए कि जिनको एक दफ़ा मीजल्स या चिकन पॉक्स हो चुका है उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, उनको ज़रा नहीं होगा। और इसी तरह लेकिन ये चिकन पॉक्स और सिर्फ मीजल्स के लिए, ये टीबी के लिए नहीं है, ठीक हो गया। आजकल N95 बहुत इन है, आप सबको पता होगा, कोरोना के लिए हम लोग पहन रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रिकॉशन है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। पहले एयरबोर्न प्रिकॉशन था, अभी है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट क्या है, इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्ट ऑफ द कंजक्टिवा और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज और माउथ ऑफ द ससेप्टेबल पर्सन with large droplet from a person who has clinical disease is a carrier of a microorganism। मतलब ये कि इसमें कांटेक्ट हो जाता है आई सिक्रीशन का या म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सिक्रीशन है उसके म्यूकस का, जैसे कि नोज की या माउथ की है। ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी डिजीज्ड है वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन दे सकता है या फिर वो कैरियर हो सकता है कि वो कभी भी किसी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट कर सकता है। तो इनकी प्रिकॉशंस क्या हैं, ये लार्ज पार्टिकल ड्रॉपलेट होते हैं और ये मोर देन 5 माइक्रोन्स होते हैं, ठीक है। इसमें विच ट्रांसमिट 3 फीट इन एयर, जो कि 3 फीट तक ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ये 3 फीट तक एयर के अंदर अपना ये ट्रैवल करके जर्म्स दे सकते हैं, अटैक कर सकते हैं पेशेंट पे। आ जाते हैं मम्स, पर्टिसिस, इन्फ्लुएंजा, सार्स, ठीक है। सार्स आपको पता है ये जो है वो कोरोना की फैमिली का है, सार्स भी कोविड-19 कोरोना वायरस है, ठीक है। तो क्या है कि ये सब क्या है, ये मोर देन 5 माइक्रोन्स के हैं और ये 3 फीट तक एयर के अंदर ट्रैवल करते हैं। ये ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हैं। इसमें क्या है, इसके प्रिकॉशंस में क्या है, प्राइवेट रूम्स होने चाहिए, कोहर्ट क्लाइंट्स होने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और इफ विद इन 3 फीट, ठीक है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस जो है, एवरीवन मस्ट क्लीन देयर हैंड्स होना चाहिए इंक्लूडिंग बिफोर एंटरिंग एंड व्हेन लिविंग द रूम होना चाहिए। मेक श्योर देयर आईज, नोज एंड माउथ आर फुली कवर्ड बिफोर एंटरिंग द रूम होना चाहिए। और इसके अलावा रिमूव फेस प्रोटेक्शन बिफोर रूम एग्जिट। आपने रूम में जब पेशेंट को अटेंड किया है, पेशेंट के पास गए हो तो उसके रूम में ही, रूम से एग्जिट होने से पहले ही सब चीज़ें वहीं पे डिस्पोज ऑफ करके आओ एंटी रूम में, ताकि अंदर के जर्म्स हम बाहर लेके ना आए। अब इनमें और भी डिसीजेज आती हैं जैसे डिफ्थेरिया है, इन्फ्लुएंजा, पर्टिसिस है, इन्वेसिव एन मेनिंजाइटिस है, डिजीज़ है, इन्वेसिव एच इन्फ्लुएंजा डिजीज़ है, ड्रॉपलेट्स हैं और जनरेटेड ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, एन मेनिंजाइटिस क्या है, नाइसीरिया meningitis है often referred to as a meningococcus is a gram-negative bacterium that can cause meningitis and other form of meningococcal disease such as meningococcemia or life-threatening sepsis है, ठीक है। इसी तरह एच इन्फ्लुएंजा क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, कैन कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, एपिग्लोटाइटिस है और यानी कि एपिग्लोटाइटिस है, स्वेलिंग इन द थ्रोट है और आई इन्फेक्शन है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है। इट कैन ऑल्सो कॉज सेल्यूलाइटिस यानी कि स्किन इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस अर्थराइटिस है, ठीक है। ये क्या है, एच इन्फ्लुएंजा है।
तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जनरेटेड होते हैं ड्यूरिंग स्नीजिंग, जैसे कि जब पेशेंट कफ करता है, वो छींकता है, तब ये जनरेट होते हैं कफिंग के दौरान और टॉकिंग में। अब प्रिकॉशंस इसके लिए क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की है। अब अगला है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। सबसे पहले हमने एयरबोर्न प्रिकॉशन देखा था, उसके बाद हमने ड्रॉपलेट देखा था, अब हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन देखेंगे वो क्या है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से होती है, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। डायरेक्ट में कैसी होगी, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अगर हो जाए तो, या फिजिकली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए तो। इनडायरेक्ट कैसे होगा, कॉन्टैक्ट विद द कंटेमिनेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सन एनवायरमेंट, यानी कि अब इसमें पेशेंट को आपने डायरेक्ट तो टच नहीं किया, लेकिन पेशेंट के जो इन्फेक्टेड कपड़े थे तो वो आपने टच किए, बेयर हैंड से आपने जो है वो बगैर ग्लव्स के आपने टच कर लिया, या आपको टच हो गया तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकती है, जैसे कि इम्पेटिगो होती है, स्केबीज है, हर्पीज जोस्टर है, और इसके अलावा क्लोस्ट्रेडियम डेफिसिल है। अब इम्पेटिगो क्या है, इम्पेटिगो जो है वो कॉमन और हाईली कंटेजियस स्किन इन्फेक्शन है दैट मेनली इफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड children. Impetigo usually appears as red sores on the face होता है, and mouth and on hands and feet. These sores burst and develop honey-colored crust. इसके अलावा हर्पीज जोस्टर है, ठीक है, हर्पीज जोस्टर है, सबको पता है। इसके अलावा है सी डेफिसिल। सी डेफिसिल क्या है, क्लोस्ट्री is a bacterium that cause diarrhea and colitis है, inflammation of the colon है। It's estimated to the cause almost 500,000 illness in the United States each year. About 1 in 6 patients who get C. difficile will get it again in the subsequent 2 to 8 weeks. ग्लव्स एंड गाउन, ग्लव्स पहनने हैं और गाउन पहनने हैं, प्राइवेट रूम होना चाहिए और कोहर्ट क्लाइंट्स होने चाहिए। इसके लिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, गाउन इंपॉर्टेंट है और ग्लव्स जरूर पहनना ज़रूरी है। ऑन ऑल रूम्स एंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ एंटीसिपेटेड पेशेंट कॉन्टैक्ट है, भले कॉन्टैक्ट होना है या नहीं होना, इन सब चीज़ों के साथ आपने एंटर होना है। विजिटर्स जो है वो रिपोर्ट टू द नर्स डेस्क है, ट्रांसपोर्टर कवर पेशेंट विद द क्लीन शीट। डिजीज रिक्वायरिंग कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, किन किन डिजीजेस के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्लोस्ट्रेडियम डेफिसिल है, कंजेनिटल रूबेला के लिए होता है, लाइस के लिए होता है, स्केबीज के लिए होता है, लार्ज वुंड है, बर्न हो, पेशेंट आईसीयू में आया हो तब भी। फिर इसके बाद आ जाता है इंटेरिक प्रिकॉशन। इंटेरिक प्रिकॉशन क्या है, इंटेरिक प्रिकॉशंस आर, इंटेरिक जैसे कि आपको शो हो रहा है कि हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, गट की बात कर रहे हैं। तो जब हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है वो फीसिस या स्टूल से रिलेटेड किसी फैलने वाले इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि इंटेरिक प्रिकॉशंस आर डिजाइंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द फीसिस। डायरेक्ट हो गया या इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट कैसे हुआ, डायपर वगैरह चेंज करवाते हुए, या पेशेंट ने कपड़ों में स्टूल पास कर दिया है कपड़ों में ही, और आप पेशेंट को हैंडल कर रहे हो उस दौरान, या घर से अटेंडेंट लेके आ रहे हैं पेशेंट को और पेशेंट ने स्टूल पास कर दिया है, तो हैंडल करते हुए ग्लास वगैरह नहीं है और पेशेंट के साथ साथ उसके रिलेटिव्स को भी इन्फेक्शन हो गया। डायरियल वायरसेस होते हैं इसके अंदर, हेपेटाइटिस ए है, और इन एंट्रो viruses are included in this category. A private room is indicated if patient hygiene is poor and thus at risk of the contaminating others. Enteric contact isolation में visitors see nurse before entering. ठीक है, wash hands with soap and water on exit. Clean hands, gown and gloves for all entries. Masks are not indicated, gowns are indicated if soiling is likely. Gloves should be used for the touching infected material. पोस्ट ट्रांसप्लांट नर्सिंग केयर में क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, पोस्ट ऑपरेशन वुंड पेन मैनेजमेंट है, पोस्ट ऑपरेशन ब्लड चेकिंग है, पोस्ट ऑपरेशन डाइट है, पोस्ट ऑपरेशन केयर एंड एक्सरसाइज है, और फूड ड्रॉप है।
कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा है कि आपने आईसीयू पढ़ा है, तो आईसीयू के साथ जब तक हम आइसोलेशन और इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं देखते, इन्फेक्शन कंट्रोल को, प्रिकॉशंस को जब तक ध्यान से नहीं देखते, तो हमारा पर्पस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो ध्यान से इन चीज़ों को देखो। हमने अभी तक जितने भी आइसोलेशन हमने पढ़ लिया। आइसोलेशन क्या है, हमारा मकसद क्या है, एक से दूसरे बंदे में इन्फेक्शन ना फैले। हमने कैरियर को बचा के रखना है लोगों में इन्फेक्शन फैलाने से। इन्फेक्टेड पर्सन को हमने दूसरों से, नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से बचा के रखना है, दूर रखना है, ताकि बाकियों को इन्फेक्शन ना दे। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन देख लिया हमने, किन किन लोगों को हम देते हैं, किन किन डिजीजेस का हम प्रिकॉशन करते हैं, कैसे ट्रांसमिट होती है, जैसे कि एयरबोर्न प्रिकॉशन हम लेते हैं। इसके अलावा हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लेते हैं, ड्रॉपलेट के साथ हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेते हैं। अब हमने एयरबोर्न का देख लिया कि हमने नेगेटिव प्रेशर पे रखना है, और N95 मास्क पेशेंट को पहनाना है। जो एयरबोर्न है वो लेस देन 5 माइक्रोन्स होता है, और वो एयर के अंदर जो है वो ट्रैवल करने का उसके लिए हमें मास्क पहनना N95 बहुत ज़रूरी है। जो ड्रॉपलेट है वो मोर देन 5 माइक्रोन्स होता है, 3 फीट तक ट्रैवल करता है, एयर के अंदर रहता है। मीजल्स, माम्स, पर्टिसीज और इन्फ्लुएंजा से फैलता है। सार्स, और इसमें डिजीजेस सार्स और कोविड-19 कोरोना आ जाता है। इसमें भी पेशेंट को सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है ड्रॉपलेट में। और इसके अलावा क्या था कि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन है। कॉन्टैक्ट क्या है, डायरेक्ट, इस कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन दो तरह से फैलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से फैलता है। जो डायरेक्ट है उसमें स्किन टू स्किन डायरेक्ट टच होने की वजह से, और जो इनडायरेक्ट है उसमें पेशेंट जो है वो कंटेमिनेटेड जो है वो ऑब्जेक्ट्स वगैरह को टच कर लेता है, जो कि पेशेंट से कंटेमिनेटेड हुए होते हैं, इन्फेक्टेड हुए होते हैं, उनकी वजह से फैलता है। और इसकी प्रिकॉशन में क्या है कि हमने के ग्लव्स, मास्क और जो है वो प्राइवेट रूम में रखना है, पेशेंट को पर हेड डील करना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, फेस वगैरह को हाथ नहीं लगाना और अवॉइड करना है। फिर हमने एक नई चीज़ देखी थी, वो था इंटेरिक प्रिकॉशन। इंटेरिक प्रिकॉशन में हमने क्या करना था कि अगर पेशेंट, इंटेरिक प्रिकॉशन में है क्या कि जो जर्म्स हैं वो फीसिस के थ्रू फैल रहे हैं, पेशेंट के स्टूल के थ्रू फैल रहे हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट से भी हो सकते हैं। तो इसके लिए भी अगर पेशेंट की हाइजीन पुअर है और पेशेंट जो है वो प्रॉपरली जो है वो स्टूल वगैरह प्रॉपरली पास खुद से नहीं कर पा रहा, डायपर है, बेड वेटिंग कर रहा है, और पेशेंट की जो है वो पेशेंट इनकॉन्टिनेंट पेशेंट है और डायपर वगैरह चेंज करना पड़ता है, बाकी लोगों के इन्फेक्टेड होने का भी चांस है, तो उसके लिए भी उसको फिर हम प्राइवेट रूम में कर देंगे। और उसमें हमने क्या करना है कि मास्क के लिए इसकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाउन, ग्लव्स वगैरह की इसके लिए बहुत ज़रूरत है। और स्पेशली तब जब आप और आपको लगता है पेशेंट को आप मूव करवाने लगे हो एक बेड से दूसरे, लगता है कि मेरे पे स्पिल हो सकता है या गंदा हो सकता हूँ, तो आपने तब भी लाजमी पहनना। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लो और मुझे बता दो। अभी ये हमारा आइसोलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद हम मज़ीद करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इतना ही है, नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि प्रिकॉशंस क्या हैं। अभी आप लोग रिवाइज कर लो। समरी मैंने दे दिया आपको, एक दफ़ा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद अभी आप इसको रिवाइज कर लो, और फिर मुझे कोई क्वेश्चन है तो आप